हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे कि आपको कैपिटल गेन हो गया है। आपने घर को बेचा और घर को बेचने से आपके पास में कैपिटल गेन आया है। अब उससे आप टैक्स नहीं भर के कैसे बच सकते हो? आपको टैक्स नहीं भरना है तो आपको क्या करना रहेगा? देखो, कुछ एग्जम्पशन दिया हुआ है जो कि स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। मैं अभी वही सब आपको एक्सप्लेन करूंगा जो रिलेटेड टू केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ से ही है। तो सबसे पहले आता है कि आपने कोई घर बेचा और घर बेच के जो पैसा आया उससे आपने क्या किया, नया घर खरीदा, तो आपको ये एग्जम्पशन मिलती है। अब इसकी सारी कंडीशन, सबसे पहले तो जो आपने घर बेचा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए। जो रेसिडेंशियल आपका हाउस है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कब होगा? जिस दिन आपने उसको ट्रांसफर किया, मीन्स सेल किया, उस दिन से बिफोर 2 ईयर पहले आपने परचेज किया होगा उसको या बनवाया होगा। मीन्स वो घर आपके हाथ में आके कितना बन के या खरीद के 2 साल से ज्यादा हो गए, तब आपका क्या माना जाएगा? वो रेसिडेंशियल हाउस कैपिटल असेट। फर्स्ट चीज कि कैपिटल असेट आपने बेचा, कैपिटल रेसिडेंशियल हाउस आपने बेचा, उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपको टैक्स भरना आता है। लेकिन आपको इससे बचने के लिए क्या करना रहेगा? आपको उसके सामने नया घर खरीदना रहेगा या फिर नया घर बनवाना रहेगा। और कितना बनवा सकते हो आप केवल एक घर बनवा सकते हो या एक घर खरीद सकते हो। बनवाना कितने टाइम पे है? जिस दिन आपने अपना हाउस प्रॉपर्टी सेल किया उस दिन से यदि आप खरीद रहे हो तो 1 साल पहले और 2 साल बाद तक। मीन्स सपोज करो आपने 17 अगस्त 2021 को घर बेचा, ठीक है, और उससे आपको कैपिटल गेन हुआ, तो आप कब खरीद सकते हो? नया घर खरीदना हो तो कब खरीद सकते हो? आप 1 साल पहले भी खरीद सकते हो। मतलब 17 अगस्त 2020 से लेके आप 17 अगस्त 2023 तक खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला आपको यदि घर खरीदना है तो आप जिस दिन बेच रहे हो, जिस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी से आपको कैपिटल गेन आ रहा है उससे ठीक 1 साल पहले या 2 साल बाद तक, ठीक 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद तक। तो ये 1 प्लस -1 खरीदने से, मीन्स आपका जो कैपिटल गेन हुआ उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से -1 ईयर या +2 ईयर। तो ये तो हो गया खरीदने की बात। और ये कहाँ पे खरीदना चाहिए आपको? इंडिया के अंदर ही खरीदना चाहिए, इंडिया के अंदर ही खरीदना चाहिए। सेकंड, आप बनवा भी सकते हो घर को, लेकिन बनवाने का पीरियड क्या है? जिस दिन आपको कैपिटल गेन हुआ, मतलब जिस दिन आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया उससे ठीक 3 साल के अंदर आपको घर बनवा लेना है इंडिया के अंदर। तो दोनों कंडीशन है कि सबसे पहले इसका एग्जम्पशन लेने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपने जो हाउस प्रॉपर्टी सेल किया है वो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए, उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। और ये केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के। मैं बता दूं जितनी भी अभी प्रोविजन बताऊंगा, जितनी भी सेक्शन बताऊंगा सारी इस वीडियो में सारी इंडिविजुअल और एचयूएफ से रिलेटेड रहेगी। जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल और एचयूएफ से रिलेटेड ही है, एनी अदर एसएससी को ये नहीं मिलेगी। सेकंड, आपको जो आपने नया प्रॉपर्टी खरीदा है एग्जम्पशन लेने के लिए, वो 3 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते। आप उसको 3 साल तक वापस नहीं बेच सकते। यदि आपने उसको 3 साल के अंदर बेच दिया तो जिस साल आप बेचोगे उसी साल में आपको क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन हो जाएगा। जो कि आपने पहले एग्जम्पशन लिया था उसका अभी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा, आपको पीरियड दिया गया है कि 2 साल तक आप खरीद सकते हो या 1 साल पहले, 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आप खरीद सकते हो या 3 साल के अंदर बनवा सकते हो। तो इतना टाइम वो पैसा रखना कहाँ पे? जो आपका कैपिटल गेन है वो आपको एक कैपिटल स्कीम करके, एक कैपिटल गेन स्कीम करके एक अकाउंट होता है, उसके अंदर वो पैसा रखना रहेगा। वो पैसा कहाँ पे रखना पड़ेगा आपको? कैपिटल गेन स्कीम करके अकाउंट होता है, स्पेसिफिक अकाउंट, उसके अंदर वो पैसा रखना रहेगा। यदि आप उसके अंदर रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले उसके अंदर पैसा नहीं रखते हो तो आपको ये मान लिया जाएगा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। यदि आपने रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले उस पैसे को कैपिटल घर खरीदा नहीं है तो वो पैसे को कहाँ पे रखना आपको? आपको ऐसे नहीं है नॉर्मल अकाउंट में डाल दो उस पैसे को कि हम लोग 3 साल के अंदर बनवा लेंगे या 2 साल के अंदर खरीद लेंगे, नहीं। उसको स्पेसिफिक अकाउंट है
कैपिटल गेन स्कीम 1988, उस अकाउंट में आपको रखना पड़ेगा। अब सपोज करो आपने उस अकाउंट में पैसा तो रख लिया, लेकिन आपने क्या किया, 3 साल तक उसको यूटिलाइज नहीं किया, ना तो आपने घर खरीदा ना ही आपने बनवाया, तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको उस पैसे पे टैक्स पे करना पड़ेगा, उस पैसे पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बोला जाएगा कि हमें एग्जम्पशन कितना मिलेगा, एग्जम्पशन आपको जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है, रेसिडेंशियल हाउस को बेचने से आपको जितना कैपिटल गेन हुआ है या फिर आपने नया घर खरीदा है, दोनों में से जो कम अमाउंट होगा उसको आपको एग्जम्पशन मिलेगा। सपोज करो आपको 3 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ था, लेकिन आपने घर खरीदा है केवल 2 करोड़ का, तो आपको 2 करोड़ का एग्जम्पशन मिलेगा। सपोज करो आपने घर खरीदा है 5 करोड़ का और आपका कैपिटल गेन हुआ था 3 करोड़ का, तो आपको केवल 3 करोड़ का एग्जम्पशन मिलने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि हमें इसमें क्या हुआ, 2-3 साल पहले एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन और दिया गया आपको। नॉर्मली क्या होता है, एक घर आप खरीद सकते हो नया, उस पे आपको एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव दिया गया ऑप्शन कि आप पूरे, ये ऑप्शन आपको पूरे लाइफ टाइम एक बार ही एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब हर बार यदि नेक्स्ट ईयर भी आपको कैपिटल गेन हुआ तो ये ऑप्शन आपको, ऑप्शन क्या, कोई भी ऑप्शन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, 54 को क्लेम ही नहीं कर पाओगे। तो केवल लाइफ में आप एक बार ऑप्शन को एक्सरसाइज करो तो आपको 2 घर भी खरीद सकते हो यदि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से बिलो है। तो देखो मैंने यहाँ पे देख के रखा है कि यदि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से बिलो है तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन आप पूरे लाइफ में एक बार ही एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया अपन कि घर बेचा तो हमें कैपिटल गेन हुआ, उसके सामने हम लोग टैक्स कैसे बचाए। तो 54 बोलता है आपने घर बेचा तो आप नया घर खरीद लो, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, लेकिन वो घर खरीद रहे हो या बना रहे हो वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, और ये एग्जम्पशन केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलने वाली है। अब दूसरा, और घर से रिलेटेड कौन सी एग्जम्पशन है, फिर ये बोला गया कि आप घर को छोड़ के कोई भी कैपिटल असेट बेच रहे हो, आप घर को छोड़ के, अब आपको घर नहीं खरीदना है। 54F बोलता है कि यदि आपने घर नहीं बेचा है तो आपको क्या करना है कि घर के अलावा कुछ चीज बेची आपने, तो आपको कैपिटल गेन में एग्जम्पशन मिल सकता है, तो आपको कैपिटल गेन में एग्जम्पशन मिल सकता है यदि आपने घर के अलावा कोई चीज बेचा हो और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और यह भी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही एप्लीकेबल है। कंडीशन क्या कि आपने घर को छोड़ के कोई दूसरा कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स ट्रांसफर किया है, लेकिन उसके बदले आपने क्या खरीदा है, घर खरीदा है या घर बनवाया है, और वो ही सेम कंडीशन 1 साल पहले जो आपने कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहे हो उससे 1 साल पहले तक या फिर 2 साल बाद तक आप परचेज कर सकते हो घर को, या फिर आपको घर बनवाना है तो आप विद इन 3 ईयर, जिस दिन आपने कैपिटल असेट को ट्रांसफर किया उससे विद इन 3 ईयर आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। और जो आपका न्यू आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो वो 3 साल के लिए लॉक रहेगा, मींस आपको 3 साल तक वो ट्रांसफर नहीं करना है। यदि आपने उसको वापस सेल कर दिया, जो आपने एग्जम्पशन लेते टाइम पे खरीदा था उसको यदि विद इन 3 ईयर के अंदर आपने सेल कर दिया तो आपको वापस जिस साल आप सेल करोगे उस साल आपको कैपिटल गेन पे टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा, और इसमें भी केवल एक घर के लिए, इसमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, केवल 54 में था ये ऑप्शन, 54F में ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। 54F बोलता है कि आपको पूरा कैपिटल गेन का या इन्वेस्टमेंट अमाउंट का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आपको रेशियो वाइज मिलेगा। तो रेशियो वाइज कैसे मिलेगा, देखो मैंने लिखा है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट मेरा इन्वेस्टमेंट इन द न्यू असेट, न्यू असेट में कितना इन्वेस्ट किया उसको मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल गेन से और डिवाइडेड कर दो नेट सेल कंसिडरेशन से। नेट सेल कंसिडरेशन कैसे आएगा, सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, ऐसे आपका नेट सेल कंसिडरेशन आएगा। तो जो रेशियो वाइज अमाउंट आता है ऊपर वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट वाले में से
और आपको कंपेयर करना है कैपिटल गेन से, विच एवर इज लोअर मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका हो जाएगा। और यदि आपने 2 साल या 3 साल के अंदर आपको घर बनवाना है या घर खरीदना है तो उतने टाइम के लिए आप पैसा कहाँ पे रखोगे, वही सेम जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होता है 1988, उसमें आपको पैसा रखना है। यदि आप 3 साल के अंदर उस पैसे को यूटिलाइज नहीं करते हो या कम यूटिलाइज करते हो तो जितना कम यूटिलाइज किया वो आफ्टर 3 ईयर आप बाद में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या आपने यूटिलाइज किया ही नहीं, ना तो आपने घर बनवाया ना खरीदा, तो 3 साल बाद में आपको उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। फिर एक कंडीशन और है कि इसमें केवल यह है कि कोई भी एसेट, रेसिडेंशियल हाउस को छोड़कर कोई भी एसेट आप बेच रहे हो और उसके बदले में आप खरीद रहे हो क्या, रेसिडेंशियल हाउस, लेकिन वो भी एक होना चाहिए। तो एक का कैसे पता चलेगा कि जिस दिन आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया, मतलब आपने एग्जम्पशन लेने के लिए कोई घर खरीदा, तो जिस दिन एग्जम्पशन ले रहे हो, जिस दिन आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है, उस दिन से लेके नेक्स्ट 2 साल में आपको एक घर के अलावा दूसरा घर परचेज नहीं करना चाहिए, या फिर आपको 3 साल के अंदर एक घर के अलावा दूसरा घर बनाना नहीं चाहिए। तो मतलब आप एक ही घर के मालिक होने चाहिए उस पीरियड में। यदि आपने एक घर से ज्यादा बनवा लिया तो ये एग्जम्पशन आपका रिवोक हो जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ये हो गई आपकी 54F। अब आपका रेसिडेंशियल हाउस से रिलेटेड सेक्शन आता है 54GB। 54GB क्या बोलता है कि आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस बेचा, तो पहले तो था 54 में कि आपको एग्जम्पशन था कि यदि आप रेसिडेंशियल हाउस, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप सेल करते हो और उसके सामने आप रेसिडेंशियल हाउस ही खरीद लेते हो तो आपको 54 में एग्जम्पशन मिलता था। लेकिन इसके अलावा आपको और कहां पे इसका एग्जम्पशन मिल सकता है, 54GB बोलता है कि यदि आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस बेचा और उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसका आप कहां पे एग्जम्पशन ले सकते हो, ये 54GB बोलता है। 54GB बोलता है जो आपको कैपिटल गेन हुआ उस अमाउंट को आप कोई इंडियन एलिजिबल कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, उसका इक्विटी शेयर परचेज कर लो, और वो आपका ट्रांसफर है वो कब तक होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए आपका जो असेट आप बोल रहे हो वो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2022 तक आपका ये ट्रांसफर हो जाना चाहिए। जो आप रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफर कर रहे हो ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए कि इसी पीरियड में यदि आपका ट्रांसफर हुआ है, इसी पीरियड में आपने सेल किया है, उसी के लिए 54GB का एग्जम्पशन ले सकते हो। तो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2022 तक यदि आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस सेल किया है तो उस पीरियड के लिए आपको क्या मिल जाएगा, 54GB का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। और आपको इन्वेस्ट कहां पे करना है वो पैसा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अब एलिजिबल इंडियन कंपनी का मीनिंग क्या होता है, एलिजिबल इंडियन कंपनी का मतलब होता है कि जिस साल में आपने ट्रांसफर किया उसी प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे को वो इनकॉर्पोरेटेड हो जानी चाहिए वो कंपनी, उसी फर्स्ट ईयर के, जैसे सपोज करो आपने 17 अगस्त 2021 को ट्रांसफर किया रेसिडेंशियल हाउस, तो 1 अप्रैल 2021 को वो इनकॉर्पोरेटेड हो जानी चाहिए। या फिर वो आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कब आएगा, आपने 17 अगस्त 2021 को सेल किया है तो आपका ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट कभी होता, 31 मार्च 2022 को, और ये रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कभी आएगा इंडिविजुअल के लिए, 31 जुलाई 2022। तो आपका जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 जुलाई 2022 तक वो इनकॉर्पोरेटेड हो जानी चाहिए, उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो वो होगी आपकी एलिजिबल कंपनी। दूसरा कंडीशन एलिजिबल कंपनी के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए जो कि एलिजिबल बिजनेस है, जो 80IC वगैरह में आप डिडक्शन ले सकती है वो कंपनी, वैसी टाइप की कंपनी। फिर तीसरा बोलता है, तीसरा कंडीशन क्या है एलिजिबल कंपनी का, कि वो कंपनी उस पैसे को कोई प्लांट और मशीनरी में यूटिलाइज करना चाहिए। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी
जो पैसा आपसे मिला है उस कंपनी को, वो पैसा किस में इन्वेस्ट करनी चाहिए वो कंपनी? प्लांट एंड मशीनरी में। और प्लांट एंड मशीनरी न्यूली एक्वायर्ड करना चाहिए कंपनी को, ऐसा नहीं कि पुरानी मशीनरी ले ली। और न्यू का मतलब क्या है इसमें? सेम आपका जो एडिशनल डेप्रिसिएशन में न्यूली एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी होता है, सेम वैसे ही कि आपका ऑफिस अप्लायंस वगैरह नहीं चलेगा, ऑफिस में एसी लग रहा है वो भी आपका न्यूली प्लांट एंड मशीनरी में कवर्ड नहीं होगा, कंप्यूटर ऑफिस के लिए परचेज किया वो भी नहीं होगा, कोई व्हीकल आपने उस कंपनी में परचेज किया तो वो भी उसमें कवर्ड नहीं होगा, सेकंड हैंड मशीनरी उसने परचेज किया तो वो भी कवर्ड नहीं होगा, 100% डिडक्शन वाली भी कोई एसेट परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी तो वो भी उसमें कवर्ड नहीं होगा। तो ये सेम वो एडिशनल डेप्रिसिएशन वाली कंडीशन भी इसमें फॉलो होती है। दूसरा, जितने दिन आप उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर देते हो, आपको इन्वेस्ट कभी तक करना है? 1 साल के अंदर। जिस दिन आपने ट्रांसफर किया रेसिडेंशियल हाउस, उसके विद इन 1 ईयर के अंदर आपको ये पैसा इन्वेस्ट कर देना है एलिजिबल इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर में। 1 साल के अंदर आपका ये इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। और वो सामने वाली कंपनी है उसको भी प्लांट एंड मशीनरी परचेज हो जाना चाहिए, वो भी उस पैसे का क्या करेगी? ऐसे नहीं किधर भी इन्वेस्ट करे, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करनी चाहिए। 1 साल के अंदर आपको टाइम दिया तो इतने दिन आप पैसे को क्या करोगे? रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले आपको कैपिटल अकाउंट स्कीम वाले 1988 का एक आपका है उसमें आपको कर देना है। और इसमें क्या, रेसिडेंशियल हाउस को लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए, मींस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए। और यदि 3 साल के अंदर भी अंडर यूटिलाइज रह गया तो क्या करना है? उसमें टैक्सेबल हो जाएगा। लॉक इन पीरियड क्या रहेगा? इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट 5 साल के लिए आप इक्विटी शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। 5 साल तक आपको उस एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगाया रहना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी एग्जम्पशन सेम 54F की तरह है कि आपका जितना इन्वेस्टमेंट किया है एलिजिबल कंपनी के न्यू असेट में, मल्टीप्लाई कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन या फिर कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर अमाउंट का आपको एग्जम्पशन मिलता है। तो ये हो गया आपका 54 GB कंप्लीट। अभी आप करोगे 54B। 54B बोलता है कि यदि आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड आपने ट्रांसफर किया है, उससे यदि आपको कैपिटल गेन हुआ है तो आप बोलोगे कि इसमें शॉर्ट टर्म होना चाहिए या लॉन्ग टर्म? दोनों भी चलेगा। यदि आपको शॉर्ट टर्म हुआ है तो भी चलेगा, लॉन्ग टर्म हुआ है तो भी चलेगा। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि ये एग्रीकल्चर लैंड आपके द्वारा एग्रीकल्चर पर्पज से, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आपका 2 साल तक यूज किया हुआ होना चाहिए जो एग्रीकल्चर लैंड आप। और ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही होना चाहिए, क्योंकि जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता है वो तो कैपिटल असेट माना ही नहीं जाता है। तो केवल अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आप ट्रांसफर करोगे तो 54B के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर लैंड, और किसको एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे? जो कि आपने 2 साल तक उसको एग्रीकल्चर पर्पज से यूज किया है, आपने खुद ने किया है या फिर आपके पेरेंट्स ने किया है या फिर आप HUF से पार्टीशन हुआ है, HUF का पार्टीशन हुआ है और आपको वो एग्रीकल्चर लैंड मिला है, तो HUF ने उसको एग्रीकल्चर पर्पज से यूज किया है तो वो भी पीरियड आपके 2 साल में कवर्ड हो जाएगा। या फिर आपने उस एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पे लेके रखा था किसी से और आप एग्रीकल्चर पर्पज से आप उसको यूज कर रहे थे और फिर आपने उसी लैंड को परचेज कर लिया, तो आपका वो जो 2 साल का पीरियड है वो भी मान लिया जाएगा। जो रेंट के टाइम पे आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आप यूज कर रहे थे वो भी आपका इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आपने जो ट्रांसफर किया है तो आपको कब एग्जम्पशन मिलेगा? आप दूसरा एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लोगे। इस कैपिटल गेन से क्या करना पड़ेगा? आपको नया एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना पड़ेगा। और कितने दिनों में? 2 इयर्स के अंदर आपको एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना पड़ेगा। 2 इयर्स के अंदर आपको नया एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। और जितने दिन आप परचेज नहीं करते हो, जैसे 2 साल तक आपका टाइम है लेकिन आप कर रहे हो समझो 1.5 साल के बाद में, तो 2 साल के अंदर हो गया तो एग्जम्पशन आपको मिलना चाहिए। तो उस पीरियड के अंदर आपको अमाउंट पैसा कहाँ पे रखना है? वही सेम कैपिटल स्कीम
कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट के अंदर आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले वो अमाउंट डिपॉजिट करा देना है। और जो आप नया लैंड एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हो वो क्या अर्बन ही होना चाहिए क्या? नहीं, वो अर्बन भी हो सकता है या फिर आपका रूरल भी हो सकता है। आपका अर्बन भी हो सकता है, वो रूरल भी हो सकता है। जिस लैंड नए वाले लैंड को है, आप एग्रीकल्चर लैंड को आप विद इन 3 ईयर के अंदर आप सेल नहीं कर सकते। यदि आपने विद इन 3 ईयर के अंदर सेल कर दिया तो आपका जो पहले एग्जम्पशन लिया हुआ था उस पे आपको अभी टैक्स पे करना पड़ेगा। या फिर आपने कोई कैपिटल अकाउंट स्कीम के कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट के अंदर पैसा जमा करा के रखा था और उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया या अंडर यूटिलाइज किया, तो वही सेम आपको टैक्स 3 साल के बाद में पे करना पड़ेगा। आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा? जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो नई एसेट में या फिर आपका कैपिटल गेन, दोनों में से जो लोअर होगा वो अमाउंट आपको एग्जम्पशन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद में है, सपोज करो आपने अर्बन लैंड सेल किया, उससे आपको कैपिटल गेन हुआ और आपने उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट किया रूरल एग्रीकल्चर लैंड में। आपने क्या किया? रूरल एग्रीकल्चर लैंड में आपने इन्वेस्ट किया और उस रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आपने विद इन 3 ईयर के अंदर आपने सेल कर दिया। देखो कंडीशन था कि जो भी आप नया एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हो उसको 3 साल के अंदर आप सेल नहीं कर सकते। यदि आप सेल करते हो तो आपका कैपिटल गेन पे टैक्स लग जाएगा जो पहले आपने एग्जम्पशन लिया था। अब आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट किया और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आपने विद इन 3 ईयर के अंदर आपने सेल कर दिया, तो अब क्या होगा? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट है नहीं और रूरल एग्रीकल्चर कैपिटल असेट नहीं है, तो उस पे कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्स कैसे लगेगा? तो ये सही बात है, उसमें आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड को विद इन 3 ईयर के अंदर सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, ये था मेरा पर्पज कि आपका यदि कोई आप एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि देखो गांव में सब लोग सेल वगैरह करते रहते हैं तो उनको कैपिटल गेन से कैसे बचना है, वही मेरा पर्पज था कि आप ऐसे कैपिटल गेन से बच सकते हो। मैंने आपको 54F बताया कि यदि आपने एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं बेचा, घर भी नहीं बेचा, लेकिन आपने कोई दूसरा चीज बेचा जिससे आपको कैपिटल गेन आ रहा है, तो आप क्या करो, एक घर खरीद लो यार रहने के लिए या बनवा लो घर, तो आपको उसमें एग्जम्पशन मिल जाएगा 54F में। या फिर आपने कोई घर था आपका और आपने सेल कर दिया और उससे आपको कैपिटल गेन आ रहा है, तो उससे कैसा बचा जाए? आप नया घर खरीद लो यार, वैसे ही आपने घर बेचा है तो नया घर खरीद लो, तो आपको उसमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। और एग्रीकल्चर लैंड का है कि यदि आपने एग्रीकल्चर लैंड बेचा है तो उसके बदले में नया एग्रीकल्चर लैंड ले लो, रूरल ले लो, अर्बन ले लो, जिधर आपको चाहिए उधर ले लो। ठीक है, तो ऐसे आप टैक्स से बच सकते हो। और 54GB तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है कि यदि आपने घर बेचा, 54 में आपने क्या किया, इन्वेस्ट कम किया था तो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन आ रहा था, उसको क्या करो, एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दो, 5 साल तक उसको छेड़ो मत इक्विटी शेयर को, तो आपको क्या होगा, उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगेगा, आपको काम आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और किसी को आपको लगता है किसी को शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड कलीग्स वगैरह, तो उसको शेयर करना और खुद सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड लोगों से भी करवाना। थैंक यू वेरी मच।